गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग ये वाला पढ़ने वाले हैं और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग तीनों मेथड से पढ़ चुके हों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तीनों मेथड कौन कौन हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी हिंदी में प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये तीनों मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस वज्र गुणन विधि, ये तीनों मेथड को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाने के लिए सीख लिए थे। और उसके बाद जो हम लोग का आता है, एक है ग्राफिकल मेथड। वो तो ग्राफ वाले कॉपी पे बनाया जाना पॉसिबल है, हम लोग उसको भी स्किप करते हुए इसको आगे की तरफ पढ़ते हैं। और जब ये चैप्टर आगे की तरफ चलेंगे ना, तो यहाँ पे एक आता है कि जब आपके पास वेरिएबल अवेलेबल हो तो आप उसके जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है उसका यूज करते हुए आप बताइए कि उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब हो गया कि वो उसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा या फिर सिंगल सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब सिंगल यानी अद्वितीय हल, एक ही हल होगा। नो सॉल्यूशन मतलब किसी भी स्थिति में उसका हल पॉसिबल नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एक और आता है लास्ट में ये कि उसका बहुत सारा सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी तीन ही टाइप का जो केसेज है वो पॉसिबल है। फर्स्ट है कि एक सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का, दूसरा मल्टीपल सॉल्यूशन होगा यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और तीसरा कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो वही तीनों कंडीशन यहाँ लिखा गया है। और याद रखना कि वो तीनों कंडीशन कब कब बनता है। तो तीनों कंडीशन कब कब बनता है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक मतलब केवल और केवल वन सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा गिवन इक्वेशन, गिवन बोथ इक्वेशन का। चलिए दूसरा में है कि अगर ये दोनों इक्वल रहे और तीसरा c1 बाई c2 इक्वल नहीं रहे इन दोनों के, तो इसका मतलब उसको सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है कि तीनों का रेशियो आपस में, यानी तीनों का अनुपात आपस में क्या हो, सेम हो। अगर सेम है तो उसको सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो इनफिनाइट होगा, अनंत होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसके ग्राफ भी होता है कि इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, हम लोग ग्राफ तो छोड़ दिए ना, अगर हम लोग ग्राफ बनाते या बनाएंगे तो आगे जाके देखेंगे कि जब ऐसा कंडीशन बनता है ना तो उसका ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग मतलब कह सकते हैं कि आपस में प्रतिच्छेदी होता है। पहले इतना जान लीजिए कि एक लीनियर इक्वेशन से एक लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन। अब आप ग्राफ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पिछले क्लास में, तो या थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। मान लीजिए कि रफ है ये ग्राफ में, मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन से ये लाइन आया, मान लेते हैं ये लाइन आया। इसका मतलब ये लाइन किससे आया होगा, तो एक लीनियर इक्वेशन से आया होगा, एक दो चर वाला सिंगल इक्वेशन से आया होगा। इसका मतलब हमारे पास डबल इक्वेशन होता है, याद है ना, तो डबल इक्वेशन मतलब डबल लाइन आएगा। तो डबल लाइन आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि लाइन हम जो सिर्फ इसी हो सकता है ऐसे हो जाए। इसका मतलब आप नोटिस किए यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, यानी कि इंटरसेक्ट कर गया, प्रतिच्छेद कर गया। तो कट गया तो इसका मतलब है कि ये यूनिक सॉल्यूशन में गया होगा। देखिए ना, प्रतिच्छेदी हो गया, इंटरसेक्टिंग, जिसका मतलब है कि ए और a1 a2 b1 b2 का रेशियो आपस में सेम नहीं होगा, इसलिए ऐसा ग्राफ आया है। हो सकता है ग्राफ ऐसा रहे, हो सकता है कि ग्राफ ऐसा रहे, एक ऐसे जाए और दूसरा ऐसे जाए, यानी कि मान लीजिए कि दोनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। ऐसा भी तो केस बन सकता है कि दोनों लाइन आपस में कटे नहीं, बल्कि ये वाला लाइन इस बार ऐसे हो जाए, इस तरीके से। तो ये कब कंडीशन बनेगा, जब ये दोनों का रेशियो सेम होगा और इसका रेशियो सेम नहीं होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो उससे बेहतर पता चलेगा, बस हम लोग ओरल अभी समझ रहे हैं। और एक कंडीशन और होगा कि हम लोग मान लीजिए कि एक ग्राफ कॉपी पे एक लाइन खींचे पहले, यानी कि एक इक्वेशन से ऐसा टाइप का आया, और दूसरा इक्वेशन का भी बनाए ना तो सिर्फ इसी पे ओवरलैप कर गया, इसी पे क्या कर गया, ओवरलैप। इसका मतलब है कि ओवरलैप कर गया यानी कि झक गया। तो कह सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे पर ही कह सकते हैं कवर कर गया। तो कवर हो गया, इसका मतलब है कि उसका जो मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, ये तो समझ गए कि ग्राफिकल, इसका ग्राफिकल मेथड हो गया कि ग्राफ इसका कैसा आएगा अगर ग्राफ कॉपी पे बनाया गया तो। अच्छा, इसका नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का, तो ये होगा। कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसा होगा, तो ये होगा। और एक लास्ट में है टाइप, प्रकार,
कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट को हिंदी में बोल सकते हैं संगत, कंसिस्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, संगत, और जो इनकंसिस्टेंट है उसको बोलेंगे असंगत, असंगत। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है पहले, तो जिस इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल होता है उसको मैथ की भाषा में एक स्पेशल वर्ड बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। और जिसको पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में, अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन माना जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हर बार इक्वेशन सोल्व नहीं होता, ये भी जान लीजिए कि जरूरी नहीं कि दो इक्वेशन दिया तो दोनों इक्वेशन सोल्व होकर उसका जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आ ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी नहीं भी सोल्व हो पाता है, हम दिखाएंगे ऐसा क्वेश्चन। तो अगर नहीं सोल्व हो पाएगा तो इसका मतलब है कि चला जाएगा इनकंसिस्टेंट में, और सोल्व हो पाया तो इसका मतलब हो जाएगा कंसिस्टेंट में। कंसिस्टेंट वाले दो होते हैं, और जब यहाँ पे नॉट इक्वल होता है ना तो उसका वाला आंसर टाइप में कैसा आता है, तो इनकंसिस्टेंट आता है, असंगत आता है। ठीक है, जितना हम लोग ये जो टेबल है वो छोटा सा टेबल जो बनाए थे वो समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं और दो चार क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग तीनों चीज पता करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसमें कहेगा ना कि आप उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताइए फर्स्ट, फिर कहेगा इसका ग्राफ बताइए, उसी इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा यानी ग्राफिकल नेचर, और तीसरा कि इसका टाइप कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा यानी संगत होगा कि असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत ये जो टेबल है आपको पता चल रहा होगा कि इस टेबल को यूज हम लोग कैसे करेंगे। बाकी इसका बेटर यूज कैसे करेंगे ये भी हम लोग तुरंत देखते हैं। बस हमको ऊपर ऊपर थोड़ा समझ में आ गया और हमेशा समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, चलिए अब नया हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है लिखते टाइम, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन रहा एक्सरसाइज है हमारा 3D। एक्सरसाइज कौन सा है, 3D, 3D आर्य सगवाल का। आपको कहेगा ना कि ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन कॉमा ग्राफिकल नेचर and its type of following questions चलिए इसका हिंदी भी हम लोग समझ लेते हैं क्या लिखा गया। ये आपको बताना है, अब हम हिंदी में इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं। हिंदी में अगर आपको बताना है या समझना है इसको, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हो गया कि हल की प्रकृति, हल की प्रकृति। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल यानी कि आलेखीय, आलेखीय प्रकृति, आलेखीय, आलेखीय वैसे ही सही था, आलेखीय प्रकृति। इसीलिए हम लोग ज्यादा नहीं लिखते, दोनों में लिखते हैं, बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद तथा प्रकार, तथा इसके प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन रहा ये आपका, क्वेश्चन रहा ये आपका लिख रहा है 2x, नहीं पहले है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है, 12। ठीक है, उसके बाद है नीचे में 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है जी, 4 है। चलिए क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। आपको याद है ना, हम लोग को 3 चीज निकालना है, प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड और इसका टाइप। ठीक है, लेकिन वो तीनों निकलेगा कैसे,
पहले रेशियो निकाल के देखेंगे, अनुपात किसका किसका रेशियो, A1 और A2 का। थोड़ा सा हम लोग इसके लिए भी A1 और A2 समझ लेते हैं कि A1 A2 होता क्या है। हम लोग पहले तो ऐसे समझ के रखे हुए, इसे रब करते हैं। चलिए देखिए, इस कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल, टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप क्या होते हैं, मानक रूप इसका होता है ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक और होता है, क्योंकि डबल इक्वेशन आता है ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको याद रहे कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों लाइन तो सेम ही होता है, तो इसलिए हम लोग ऊपर वाले में 1 लगाते हैं और नीचे वाले में क्या लगाते हैं जी, 2। चलिए यहाँ तक सही है, ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में 2। हम लोग इससे पकड़ में आ गया कि x के साथ जो रहेगा ना ऊपर वाला इक्वेशन में, उसको A1 समझना है, जो x के साथ रहेगा नीचे वाले में उसको A2 समझना है, ठीक है। और x के साथ कुछ भी रह सकता है, नंबर भी, ABCD भी कभी कभी रह जाता है, उससे लेना देना नहीं है। बस याद रखिए कि ऐसा वाला टाइप में ना x और y वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है, चाहे वो नंबर हो या फिर अल्फाबेट ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए इसी बिहार पे हम लोग यहाँ समझेंगे, पहले लिखेंगे सिंस गिवन both linear equations are, इसको भी हम लोग मिटाएंगे नहीं, ये हमारे काम का चीज है। तो उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख दीजिए, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, 4। आपको याद है ना कि हम लोग को ऐसे नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए ना। क्या दोनों इक्वेशन में 0 है, नहीं। इसका मतलब है कि हमको इस इक्वेशन को चेंज करना होगा। चेंज करके क्या लिखना होगा, 3x प्लस 5y, अब 4 प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू 0। थोड़ा जगह कम है, आराम से देख लीजिएगा। एक और इक्वेशन है लिखा हुआ है इस बार, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है जी, 4। अगर हम लोग इस इक्वेशन को कन्वर्ट करें, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लाइन लिखने में, यहाँ पे 12 था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 12 होगा। चलिए 4 नीचे वाले में, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे 5x होगा प्लस 3y होगा, और 4 प्लस में तो इधर आकर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 कर तो लिए हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग को ये देखना है, x के साथ ऊपर है उसको a समझेंगे, A1। तो अगर आप अभी पहली बार बना रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हेयर A1, नीचे में क्या हो जाएगा, A2, फिर कौन हो जाएगा, B1, फिर कौन हो जाएगा, B2, फिर कौन हो जाएगा, C1, फिर कौन हो जाएगा, C2। चलिए A1 का वैल्यू बताया जाए, A1 कौन होगा, ऊपर वाले x के साथ जो भी रहेगा उसको A1 बोलेंगे, मतलब कितना होगा, 3। B1 y के साथ ही होगा जी, 5। C1 कौन होगा जी, तो माइनस के साथ कौन होगा जी, 12। माइनस है तो लेना है, छोड़ना नहीं है। चलिए A2 कौन होगा जी, तो A2 होगा 5, हो गया 5। B2 कौन होगा जी, तो B2 होगा 3। C2 कौन होगा जी, तो माइनस कितना होगा, 4। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। A1 A2 ये सब ढूंढने आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर नीचे कैसे बना पाएंगे। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे नाउ। आपको याद है ना कि इन दोनों को अलग से लेना होगा, इन दोनों को अलग से, और C1 C2 को अलग से। लेकिन ध्यान रखना है, पहले दो ही लेना है, A1 A2 को एक साथ, बाद में B1 B2 को, और उसके बाद सोचेंगे कि C1 C2 को लें कि नहीं लें। फिलहाल तो हम लोग A1 by A2 लेंगे, A1 by A2। चलिए जी, A1 ढूंढ के बताइए, A1 कितना है, 3 है, A2 कितना है, 5 है। क्या कैंसिल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब जैसे है वैसे। चलिए फिर से बोलिए, B1 बाई B2, B1 डिवाइड B2, तो B1 डिवाइड B2। जल्दी बताइए, B1 कौन है, B1 कौन है, 5 है, B2 कौन है, 3 है। कटेगा नहीं, इसका मतलब जैसे है वैसे। अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, A1 बाई A2 और B1 बाई B2, आप अच्छे से देखिए तो क्या दोनों सेम हैं। कुछ लोगों को सेम लग रहा होगा, लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। 3/5 और 5/3, मैथ के स्टूडेंट वाले बिल्कुल समझ रहे होंगे कि दोनों सेम
नहीं है। इसका मतलब जब दोनों सेम है ही नहीं तो हम समझ गए कि ये यही वाला कंडीशन में एडजस्ट हो जाएगा। अगर दोनों सेम होता, ये भी 3/5 और ये भी 3/5, या फिर ये 5/3 ये भी 5/3, अगर सेम होता तो हम किसके पास जाते, C1/C2 भी यहाँ पे निकालते। लेकिन सेम नहीं हुआ, मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि आगे वाला ही सेम नहीं हुआ तो पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे से ही काम हमारा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बी फाइंड या बी फाउंड, हमने पाया कि, अब उतना नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखने का मन है तो डायरेक्ट भी लिखिए, क्योंकि मैथ में तो उतना लिटरेचर चलता नहीं है। तो लिखेंगे हेयर, यहाँ, इसका मतलब यहाँ हुआ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये लिखना है कि ये दोनों आपस में सेम, इधर को देखे तो नहीं लगा, इसलिए हम यहाँ पे बराबर देके क्या किए, कट कर दिए, क्रॉस कर दिए। ठीक है, जैसा ही इतना हुआ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहीं पे हमारा जो आंसर है वो तीनों लिखा जाएगा। वहां के बाद कंक्लूजन में लिख देंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डैश दे देंगे। उसके बाद ग्राफिकल नेचर, ग्राफिकल नेचर, और उसके बाद टाइप, टाइप। चलिए यहां तक समझ में आया होगा। जो हिंदी में समझ रहे हैं उनके लिए इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन मतलब हल की प्रकृति, इसका हो गया आलेखीय, आलेखीय नेचर, यानी कि आलेखीय, इसका जो आलेखीय क्या बोल सकते हैं, आलेखीय प्रकार होगा जो, एक हो गया सिर्फ प्रकार। चलिए आप बताइए कि ये किसमें सेट किया, इसमें सेट किया, तो इसका मतलब ये तीनों लाइन लिखाएगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन के सामने क्या लिखाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन। जो हिंदी में लिखेंगे उनके लिए एक हल, कहीं कहीं हिंदी बुक में लिखता है एकल हल या अद्वितीय हल, सब एक ही मतलब है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में हम लिख देते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक के अलावा दूसरा पॉसिबल नहीं है। ग्राफिकल नेचर इसका कैसा होगा जी, तो इंटरसेक्टिंग होगा। इंटर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदी होगा, आपस में कट जाएगा कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे। और टाइप इसका कैसा होगा जी, तो कंसिस्टेंट होगा, हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोले तो संगत होगा। यही इसका आंसर हो गया। मेन आंसर ये है, लेकिन ये आंसर आया कहाँ से, तो ऐसे करके आंसर आया। थोड़ा पता चला होगा, एक क्वेश्चन और लेंगे बेहतर पता चलेगा। चलिए थोड़ा थोड़ा तो पता चला ना, खाली आपको एक काम करना है बस कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 को निकालने आना चाहिए। नहीं निकालने आ रहा है तो समझ लीजिए कि x के साथ ऊपर वाले में A1 होता है। यहाँ देखिए x के साथ ऊपर वाले में जो भी नंबर रहेगा x के साथ वही A1 हो जाएगा। अगर नंबर नहीं है तो क्या मान के चलना है, 1, एक बाई के साथ B1 और जो बच जाएगा अकेले वो C1। एक और ध्यान रखना है कि इधर हर हल में क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 0 होता है और क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं देगा 0, तो आपको पहले 0 करवा लेना है। इन दोनों को इधर लाके यानी इसका सिंबल चेंज करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं, जगह कम है, और इसको भी मिटा लेते हैं क्योंकि हम लोग इसको अब समझे हुए हैं। चलिए नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, और नया टाइप का क्वेश्चन लेंगे तो अभी जरूरी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन यही हो, पहले हम लोग बनाएंगे उसको तब पता चलेगा कैसा होगा, लेकिन इसको काम आएगा इसलिए उसको मिटाते नहीं होता। चलिए उसके बाद हम लोग ए नंबर के बाद कोई भी लेते हैं अपने मन से एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग इस बार हम लोग लेंगे इस बार हम लोग लेंगे अपने मन से क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। लिख रहा है यहाँ पे 3x + 4y इज इक्वल टू 3x + 14y कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए ये हो गया। एक और है,
चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। हो गया, गिवन बोथ लीनियर इक्वेशंस आर, ठीक है। जो है पहले उसको लिख दीजिए आप। आपका क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 20 ना। तो हम लोग इसको तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 20 नहीं दिखना चाहिए, 0 दिखना चाहिए। 3x माइनस 4 माइनस 20 अब बराबर क्या होगा जी, 0। ठीक है यहाँ तक। फिर से 6x माइनस 28 उसके बाद क्या है जी, इज इक्वल टू 24। हम लोग इसको लेंगे, चेंज करेंगे, 24 इधर होना नहीं चाहिए था, 0 होना चाहिए था, इसलिए हम लोग होंगे 6x माइनस 28 अब माइनस में 24 इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ 0 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों 0 हो गया, मतलब ये इक्वेशन जो ऑलरेडी गिवन था ना, वो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मानक रूप में बदल गया। अब हमारा याद है ना कि क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है हेयर, यहाँ a1 नीचे क्या a2। a1 जल्दी बताइए, a1 ऊपर वाले के x के साथ होगा, b1 बताइए जी, और b2 जल्दी ढूंढने की कोशिश कीजिए। b1 बाई के साथ होता है ऊपर में, तो b1 कौन है, -4। b2 कौन है, -28। 4 नहीं था, 14 था, फिर से मिस्टेक हो गया, नहीं तो गलत हो जाएगा जहां ऐसा हुआ था। चलिए 14 था जी, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद C1 और क्या रहेगा, C2। चलिए, तो C1 का वैल्यू -20 ना, और C2 का वैल्यू कौन है जी, जल्दी बताइए, C2 का वैल्यू कौन है। तो C2 का वैल्यू है माइनस में कितना, 24, -24 है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अपने मन से कि अब यानी नाउ a1 बाई a2। तो a1 का वैल्यू जल्दी से ढूंढिए, a1 का वैल्यू 3 या a2 का वैल्यू कितना, 6। कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना, काटना जरूरी नहीं है, गंदा हो जाएगा सिर्फ, हम लोग इतना समझदार तो हैं ही। b1/b2, जल्दी बताइए, b1 का वैल्यू कौन है, -4 है, अब b2 का वैल्यू कौन है, -28 है। इज इक्वल टू कौन होगा जी, कटेगा पहले, दोनों माइनस कट गया, और यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ भी गलती लिखा है, 14 होगा, क्योंकि पिछले बार 4 था ना, तो उसी हिसाब से लिखा गया था, 14 है, ठीक है, 14 है। अभी तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार गलत हो गया तो ही गलती बार बार लिखाते रह जाते हैं, तो सब ध्यान देना है सबको। पहले तो माइनस माइनस कट गया, 14 से 28 भी कट गया, 1/2। हम लोग नोटिस किए ना कि ये दोनों सेम आ गया है, तो सेम वाला 2 जगह है, देखिए यहाँ पे नीचे वाला सबसे नीचे सेम है, और एक यहाँ भी सेम है, तब इन दोनों में से कौन है पता नहीं ना चल रहा है, तो इसका मतलब C1/C2 भी निकालना ही पड़ेगा। चलिए C1/C2 जल्दी से बताया जाए, C1 कितना है जी, तो -20 है जी, और C2 कितना है जी, तो माइनस कितना है जी, 24 है जी, -24 है, तो -24 लगा देंगे, ठीक है। दोनों माइनस कैंसिल हो गया, और ऊपर कट जाएगा 5 24, नीचे कट जाएगा 6 24। अब नोटिस किए कि ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, नहीं सेम है मतलब हम लोग समझ गए, अब इसके आगे हम लोग यहाँ लिखते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, ना इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ कट मार देंगे, C1/C2। अब बताइए कि ये कौन सा कंडीशन में मैच कर रहा है, सेकेंड वाले लाइन में। इसका मतलब यहाँ क्या लिखाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यहीं पे लिखना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे ग्राफिकल नेचर, और नीचे में क्या टाइप। तो हम यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखना वहां पे जब आप नोट कीजिएगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा जी, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है जी, पैरेलल होगा, ग्राफ इसका कैसा होगा, ग्राफ इसका पैरेलल होगा, ध्यान रखना है, समांतर होगा। चलिए, उसके बाद एक और है, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको याद रहे कि जब ये क्रॉस वाला सिंबल पीछे आता है, यहाँ नहीं आके यहाँ आएगा, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा, तो इनकंसिस्टेंट लिख देंगे।
इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए यही हो गया इसका पूरा कंक्लूजन। यही पूछता है एग्जाम में, ज्यादातर 2 मार्क्स में पूछता है कि पूछेगा एग्जाम में कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताइए तो सिर्फ यही लाइन लिखेंगे। पूछेगा ग्राफिकल नेचर बताइए तो ये लाइन की पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि ओवरलैपिंग है यानी कि कोलिनियर है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि टाइप बताइए इसका, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। ज्यादातर अगर एक एक पीस पूछेगा ना तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और इसको हम लोग इतना ना भी बनाए तो भी समझ सकते हैं अगर हम लोग समझदार हैं तो। देखिए ना 3/6 दिमाग में आया, 1/2 14/28 कट के कितना आया 1/2, यानी ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो 2 को सेम हो गया। या हमको -20 दिखना चाहिए, ये भी -24 दिखना चाहिए, तो 20/24 20/24 कर लेंगे तो हो जाएगा -20/-24 ना। रफ में जल्दी जल्दी में करेंगे तो कट गया, इसका मतलब है 5 24 और 6 4 24। ऊपर वाला 2 आया 1/2, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि 1/2 है 1/2 है, तो 2 को सेम है, आगे वाला 2 पीस सेम है और पीछे वाला क्या है डिफरेंट है। तो 2 पीस सेम और पीछे वाला डिफरेंट, तुरंत में हम लोग उतना ही समय समझ गए कि नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है इस टाइप का, तो उतना टाइम नहीं लेंगे एक एक नंबर में। लेकिन हाँ 2 नंबर में पूछ दे तो इसको लिख के आप इतने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वाला बनता है क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग कल जो पढ़ेंगे ना तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब होता क्या है ना कि कभी कभी ना जब एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन तो ये नहीं पूछता है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बल्कि ये पूछता है ना कि यूनिक सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन खुद बोल देगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन वहां पे B1 या B2 या A1 या A2 कोई एक वेरिएबल क्या कर देगा, अब्सेंट कर देगा, यानी कि गायब कर देगा, और उसका कहेगा वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे उसको तुरंत में देख लेते हैं क्वेश्चन, बाकी हम लोग कल डिटेल में करेंगे। फिर चले देख लेते हैं जल्दी में। पहले ही क्लियर कर देगा कि इस क्वेश्चन में ना जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है ना वो कैसा है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन of given linear equation is unique। कभी कभी यूनिक ना लिख के इंटरसेक्टिंग लिख देगा। यहाँ पे बात एक ही है, यूनिक लिखे या इंटरसेक्टिंग लिखे। इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। देन फाइंड of following questions, of following तो हो ही गया। then find the value of कोई एक दे देगा वेरिएबल, जैसे कि क्या स्मॉल के दे देगा। हिंदी में बोले तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ ना कि दिए गए रैखिक समीकरण का जो हल की प्रकृति है ना, हल की प्रकृति बोले या आलेखीय प्रकृति, हल की प्रकृति या फिर आलेखीय प्रकृति, ये दोनों दे देगा, दोनों में से एक ही देगा, बात एक ही इसलिए एक साथ लिख रहे हैं। अब कह देगा ना कि कैसा है, यूनिक है। यूनिक मतलब हिंदी में बोले तो क्या है, अद्वितीय है, अद्वितीय। और यहाँ इंटरसेक्टिंग मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी। तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों में से एक लिखता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि आपका रहेगा 2x + 3y = कितना 5, और उसके बाद रहेगा kx -6y और = रहेगा 8, या ऐसे रहेगा -8 = क्या रहेगा 0। और आपसे कहेगा ना कि आप क्या बताइए, स्मॉल k का वैल्यू बता दीजिए कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो जाए, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ चलिए, गिवन बोथ लीनियर इक्वेशन, पहले जो इक्वेशन है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। चलिए प्रिंट करते हैं जल्दी जल्दी में।
हाँ, चलिए पहले तो लिखेंगे गिवन बोथ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। इसका मतलब +5 था तो इधर आके क्या हो गया -5। हम लोग थोड़ा पीछे से लिखे इसलिए साफ सुथरा लिखाया है। अच्छा, फिर से स्मॉल के एक्स है -6y है और -8 है, इज इक्वल टू क्या है 0। अच्छा ये बताइए कि ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है? हाँ है। इसका मतलब कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब चेंज करने की जरूरत नहीं है तो इसका आगे वाला लाइन इम्प्लाइड डेट करके आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहीं से ढूंढेंगे। ऊपर वाला इक्वेशन ये है, नीचे वाला मेन इक्वेशन ये है। यहाँ लिख लेंगे A1, यहाँ लिख लेंगे A2। जल्दी बताइए A1 का वैल्यू कौन होगा 2, A2 का वैल्यू कौन होगा A2 मतलब नीचे वाला x के साथ, तो कौन होगा जी स्मॉल के। जल्दी बताइए A1 के बाद कौन, B1 और B2। चलिए A1 तो हो ही गया। B1 का वैल्यू बताया जाए। B1 यहाँ देखना है तो B1 कितना आएगा 3 आएगा। B2 यहाँ देखना है, माइनस में कितना आएगा जी 6 आएगा। फिर आपको बताना है कि C1 और C2 कितना होगा, C1 और C2। तो C1 होगा हम लोग का, C1 होगा यहाँ पे -5, ठीक ना, और C2 होगा जी हम लोग का -8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत आसान है, अभी तक ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग को याद आया कि A1/A2 और B1/B2 ये सब नहीं निकालना है इस बार यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग को निकालना नहीं है, बल्कि जो निकाल रहे थे वो ऑलरेडी गिवन है। गिवन क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, अद्वितीय है यानी यूनिक है। यहाँ फोकस किए ना तो ये लाइन को हमको रिपीट करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे गिवन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे नेचर ऑफ ग्राफिकल मेथड या ग्राफ। नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज कैसा, यूनिक। हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन मतलब दिया है कि हल की प्रकृति अद्वितीय है। यूनिक मतलब केवल वन, अद्वितीय है। तो अद्वितीय यानी कि यूनिक कब होता है, तो लिखेंगे कि A1/A2। जैसे बोल दे कि यूनिक है, हम लोग तुरंत समझ गए कि यूनिक मतलब ये वाला लाइन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। यहाँ तक सही है। और ये जो तीनों जो अभी हम लोग अंदर में लिखे हुए ना डाटा तीनों बॉक्स में, इसको एकदम याद कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। A1 का वैल्यू ढूंढ के बताइए 2। हाँ याद रहे, यहाँ बराबर नहीं होगा, क्या होगा क्रॉस होगा। देखिए ना क्रॉस होगा। तो A1 का वैल्यू 2 ना, A2 का वैल्यू ढूंढिए कौन है के। चलिए B1 का वैल्यू बताइए, B1 का वैल्यू बताइए जी। B1 का वैल्यू 3 और B2 का वैल्यू कौन है -6। B2 का वैल्यू है -6। यहाँ तक सही है। हमको लग रहा है कटेगा, तो क्यों नहीं काटे, बिल्कुल। इसका मतलब है 2/k नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है, माइनस के साथ 3 से 6 कटा है। अब हम लोग को याद आया कि उसके बाद क्या करना है, स्मॉल के का वैल्यू निकालना है, यही ना स्मॉल के का। तो स्मॉल के निकालेंगे तो क्रॉस कर लेंगे, k × 1 बोलिए, k नॉट इक्वल टू 2 दूना कौन -4। इसका जो वैल्यू हो गया, इसका मतलब है कि k का वैल्यू -4 छोड़कर दुनिया का सारा नंबर क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। अब दुनिया का सारा नंबर तो जो पॉसिबल है उसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो ऐसा ही लिखा जाता है हर बार, ठीक है। आपको भी ऐसा ही लिखना है आंसर के फॉर्म में कि k का जो आंसर आया वो -4 छोड़कर सब कुछ है, जिसका मतलब k डज नॉट इक्वल टू -4। यही इसका क्या है आंसर। हमको लग रहा है कि आपको आसान लगा होगा, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं होता क्वेश्चन में। इस तरीके से कभी कभी यहाँ हटा के यूनिक नहीं देके क्या लिख देगा, पैरेलल। बात एक ही है, पैरेलल नहीं लिखेगा तो क्या लिख देगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि इस बार हम लोग ये वाला लाइन यूज नहीं करेंगे, ये वाला लाइन यूज करेंगे। कभी कभी कह देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत हल है, इसका मतलब है कि ये लाइन यूज करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2।
तो इस तरीके से इसका चेंज करते रहता है वहां पे। जैसे जैसे वहां चेंज करेगा वैसे वैसे हम यहाँ चेंज करते रहेंगे। और उसके बाद कभी कभी ये नहीं लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, बात एक ही है, यही यही लाइन आएगा। और याद रहे कि असंगत वाला एक ही होता है लेकिन कंसिस्टेंट वाला दो होता है। तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंट वाला में ना कंसिस्टेंट नहीं लिखेगा, कंसिस्टेंट लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दो दो है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे वाला ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला। इसलिए ज्यादातर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वहां क्वेश्चन में ऐड नहीं करेगा। ये दोनों ऐड कर सकता है या ये दोनों या ये दोनों, यानी 6 पीस ऐड करेगा और 6 में से कोई एक ही लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 वो डाल देगा। हाँ, और इस तरीके से क्या कहेगा, फिर आपको कहेगा कि कोई भी एक वेरिएबल है, यहाँ के है तो के है, मान लीजिए के नहीं रहेगा कुछ और रहेगा, उससे लेना देना नहीं है, बस उसको निकाल देंगे, मैथमेटिकली प्रोसेस लगाएंगे, काम हो जाएगा। बस हम लोग को आज करना क्या है, ये टेबल को अच्छे से समझ लेना है और A1 बाई A1 A2 B1 B2 सब कैसे कैसे ढूंढते हैं इक्वेशन से वो समझ लेना है। इक्वेशन को याद रखना है कि इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहे, स्टैंडर्ड मतलब यहाँ 0, तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब A1 A2 ढूंढना है और उसके बाद यहाँ पे पुट करना है, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कह सकते हैं कि ये मतलब हम लोग बना पाएंगे इस तरीके का क्वेश्चन को। और इसके आगे थोड़ा और अगर कहीं हार्ड होगा कोई क्वेश्चन तो उसको हम लोग कल जरूर सोल्व करेंगे, यानी अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद।